एक नियमित राष्ट्रीय वेतन आयोग की आवश्यकता। प्रश्न: वेतन आयोग क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर: वेतन आयोग सरकार द्वारा गठित एक समिति होती है जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा और सिफारिश करना होता है। यह आयोग आमतौर पर हर 10 वर्षों में गठित किया जाता है और आर्थिक स्थितियों, महंगाई दर और कर्मचारियों की जरूरतों के आधार पर सिफारिशें प्रस्तुत करता है। अब तक भारत में 7 वेतन आयोग गठित हो चुके हैं और प्रत्येक आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। प्रश्न: सुधारित क्या बैंकिंग क्षेत्र या अन्य किसी क्षेत्र के लिए वेतन आयोग होता है? उत्तर: बैंकिंग क्षेत्र के लिए कोई विशिष्ट वेतन आयोग नहीं होता, बल्कि वेतन निर्धारण भारतीय बैंक संघ (IBA) और बैंक यूनियनों एसोसिएशनों के बीच बाईपार्टी सेटलमेंट द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से किया जाता है। यह प्रक्रिया हर 5 साल में होती है। इसी तरह अन्य संगठनों जैसे सार्वजनिक उपक्रमों PSUs के लिए पे रिवीजन कमेटी PRC वेतन निर्धारण करती है। केवल केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग गठित किया जाता है। प्रश्न: वेतन आयोग या वेतन पुनरीक्षण समिति पे रिवीजन कमेटी किन किन मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देती है? उत्तर: वेतन आयोग और वेतन पुनरीक्षण समिति मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देती हैं। मूल वेतन बेसिक पे, कर्मचारियों के वेतन ढांचे में संशोधन। महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस DA, मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भत्ता निर्धारण। भत्ते अलाउंसेस, मकान किराया भत्ता HRA, यात्रा भत्ता TA, चिकित्सा भत्ता मेडिकल अलाउंस आदि। पेंशन और ग्रेच्युटी सेवानिवृत्ति लाभों में संशोधन। संवर्ग पुनर्गठन काडरे रीस्ट्रक्चरिंग, विभिन्न पदों की श्रेणियों और उनके वेतनमान में बदलाव। कार्य समय और प्रमोशन नीति वर्किंग आवर्स प्रमोशन पॉलिसी, कर्मचारियों के कार्य समय, पदोन्नति प्रक्रिया और सेवा शर्तों में सुधार। अन्य लाभ अदर बेनिफिट्स जैसे छुट्टियां, बीमा योजनाएं और कर्मचारी कल्याण संबंधी सुझाव। इन सिफारिशों का उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना और सरकारी या संगठित क्षेत्र में कार्यस्थल की कार्यक्षमता को बेहतर बनाना होता है। प्रश्न: किन नागरिकों, कर्मचारियों या सेवा क्षेत्रों के लिए किसी वेतन आयोग या वेतन पुनरीक्षण समिति पे रिवीजन कमेटी की नियमित रूप से नियुक्ति नहीं की जाती? उत्तर: निम्नलिखित नागरिकों, कर्मचारियों या सेवा क्षेत्रों के लिए कोई वेतन आयोग या वेतन पुनरीक्षण समिति नियमित अंतराल पर नियुक्त नहीं की जाती। निजी क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर निजी कंपनियों के कर्मचारी वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते, उनका वेतन कंपनी की नीतियों और बाजार के अनुसार तय होता है। अनौपचारिक क्षेत्र अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दैनिक मजदूर, स्वरोजगार करने वाले, छोटे व्यवसायी और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी। ठेका कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स अस्थायी या ठेके पर कार्यरत कर्मचारी जो सरकार या निजी संस्थानों के लिए काम करते हैं। स्वतंत्र पेशेवर फ्रीलांसर्स सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंसल्टेंट आदि जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। गैर सरकारी संगठनों NGOs के कर्मचारी, इन कर्मचारियों का वेतन संगठन की वित्तीय स्थिति और आंतरिक नीतियों पर निर्भर करता है। राजनीतिक पदाधिकारी पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर्स सांसद, विधायक, मंत्री आदि का वेतन संसद या विधानसभा द्वारा तय किया जाता है, न कि किसी वेतन आयोग द्वारा। कृषि क्षेत्र एग्रीकल्चरल सेक्टर किसान और खेतिहर मजदूरों के लिए कोई वेतन आयोग निर्धारित नहीं होता। स्टार्टअप और स्वरोजगार स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स उद्यमियों के वेतन या लाभ उनकी कंपनी की आय पर निर्भर करते हैं। विशेष सेवा क्षेत्रों और कर्मी। न्यायपालिका जुडिशरी न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संविधान द्वारा निर्धारित होते हैं और संसद या राज्य विधानसभाओं के माध्यम से संशोधित किए जाते हैं,
न कि किसी वेतन आयोग द्वारा। संवैधानिक पदाधिकारी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, चुनाव आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG आदि का वेतन विशेष अधिनियमों द्वारा तय किया जाता है। स्वायत्त संस्थान, ऑटोनॉमस बॉडीज जैसे IIT, IIM, ISRO, DRDO आदि के वैज्ञानिक और शिक्षक, जिनकी वेतन संरचना अलग अलग नियमों से निर्धारित होती है। रक्षा क्षेत्र के अनुबंधित कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ इन डिफेंस सेक्टर जैसे रक्षा उत्पादन इकाइयों में ठेका मजदूर या अस्थायी कर्मचारी। पब्लिक सेक्टर बैंक और बीमा कंपनियां, PSBs, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकों और बीमा कंपनियों के वेतन बाईपार्टी सेटलमेंट और उद्योग विशेष समझौतों के माध्यम से तय किए जाते हैं, न कि किसी वेतन आयोग द्वारा। सहकारी संस्थान, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनमें कार्यरत कर्मचारियों का वेतन संस्था की वित्तीय स्थिति और आंतरिक नियमों पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कार्यरत भारतीय नागरिक, इंडियंस वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, IMF जैसी संस्थाओं में कार्यरत भारतीयों के वेतन पर भारत सरकार का नियंत्रण नहीं होता। निजी विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्थान, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनमें शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन संस्थान की आंतरिक नीतियों और बाजार की मांग के अनुसार तय होते हैं। खेल और मनोरंजन उद्योग, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खिलाड़ियों, कलाकारों, अभिनेताओं, संगीतकारों आदि का पारिश्रमिक उनकी प्रतिभा, लोकप्रियता और व्यावसायिक मांग पर निर्भर करता है। सार्वजनिक और अन्य अस्थायी वर्ग, अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस, CAF, BSF, CRPF, ITBP, CISF, SSB जैसे अर्धसैनिक बलों के वेतन में सुधार की मांग लंबे समय से होती रही है, लेकिन ये सेना के समान वेतन आयोग के अंतर्गत नहीं आते। ग्राम पंचायत कर्मचारी, ग्राम पंचायत एम्प्लॉयज, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक आदि का वेतन राज्य सरकार की नीतियों के तहत तय होता है, न कि वेतन आयोग द्वारा। नगर पालिका, नगर निगम के अनुबंधित कर्मचारी, म्युनिसिपल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, वाटर सप्लाई ऑपरेटर, हेल्पर आदि का वेतन स्थायी सरकारी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम होता है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, डेली वेज वर्कर्स, सरकारी कार्यालयों, रेलवे, परिवहन, नगर निगमों आदि में अस्थायी रूप से काम करने वाले कर्मचारी वेतन आयोग के अंतर्गत नहीं आते। रेलवे के संविदा कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स इन रेलवेज, रेलवे में सफाई कर्मी, ट्रैक मेंटेनर, गार्ड आदि जो अनुबंध पर काम करते हैं, वे वेतन आयोग का लाभ नहीं पाते। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र, कृषि मजदूर, एग्रीकल्चरल लैबोरर्स, खेतिहर मजदूरों के वेतन का निर्धारण सरकार की न्यूनतम मजदूरी नीति से होता है, लेकिन कोई वेतन आयोग इनके लिए नहीं बनता। मछुआरे और मत्स्य पालन कर्मी, फिशरमैन, फिशरी वर्कर्स, समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन करने वाले लोगों का वेतन पूरी तरह से उनके कैच और बाजार दरों पर निर्भर करता है। कला, संस्कृति और मनोरंजन क्षेत्र, आर्टिस्ट और चित्रकार, चित्रकला, मूर्तिकला और अन्य कला रूपों में काम करने वाले कलाकारों का वेतन उनकी बिक्री, कला प्रतिष्ठा और बाजार की मांग पर निर्भर करता है। फिल्म इंडस्ट्री के कर्मी, फिल्म निर्माता, निर्देशक, निर्माता, तकनीकी स्टाफ, कैमरा ऑपरेटर, एडिटर आदि का वेतन फिल्म की सफलता, बजट और साइनिंग शुल्क पर निर्भर करता है। लोक कलाकार और संगीतकार, इनका वेतन गिग्स, लाइव शो, रिकॉर्डिंग डील्स और प्रदर्शन पर निर्भर करता है। सुरक्षा, संरक्षा और आपातकालीन सेवाएं, प्राइवेट सुरक्षा कर्मी, ये कर्मी निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा नियुक्त होते हैं और उनके वेतन का निर्धारण एजेंसी की नीति और क्लाइंट की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। आपातकालीन सेवा कर्मी, जैसे एम्बुलेंस कर्मचारी, इनका वेतन प्राइवेट या सरकारी सेवाओं के आधार पर बदलता है और वेतन आयोग से प्रभावित नहीं होता। विदेशी सेवा और दूतावास कार्य, विदेशी दूतावास और मिशन के कर्मचारी, भारतीय दूतावासों और कौंसुलरों में काम करने वाले कर्मचारी, जिनका वेतन अलग अलग सरकारी नीतियों, देशों के नियमों और कार्यकाल के आधार पर तय होता है।
स्वयंसेवी और सामुदायिक कार्यकर्ता। स्वयंसेवी संगठन के कर्मी, इनका वेतन या मानदेय संस्थान की वित्तीय स्थिति, दान और अनुदान पर निर्भर करता है और वेतन आयोग इन पर लागू नहीं होता। सामुदायिक कार्यकर्ता, जो आमतौर पर विकास कार्यों में सक्रिय होते हैं, इनका वेतन स्वयंसेवी संस्थाओं या सरकारी योजनाओं के तहत होता है और वेतन आयोग से बाहर रहता है। विभिन्न अन्य पेशेवर और सेवाएं। अन्य स्वतंत्र पेशेवर जैसे वास्तुकार, इंजीनियर, सलाहकार आदि, जिनका वेतन उनके व्यक्तिगत क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स पर निर्भर करता है। निजी चिकित्सा सेवा प्रदाता जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा सेवाएं देने वाले पेशेवर, जिनका वेतन उनके क्लाइंट्स और चिकित्सा विधियों के आधार पर तय होता है। श्रमिक वर्ग और निर्माण उद्योग। निर्माण श्रमिक भवन निर्माण, सड़क निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों का वेतन उनके काम की प्रकृति, स्थान और ठेकेदार की नीति पर निर्भर करता है। इन श्रमिकों के लिए वेतन आयोग की कोई सुसंगत नीति नहीं है, जिससे असमानता बनी रहती है। ठेके पर काम करने वाले श्रमिक ठेका श्रमिकों को स्थायी कर्मचारियों से कम वेतन मिलता है और उनका काम अस्थायी होता है, जिससे उनके अधिकारों और भत्तों का उल्लंघन हो सकता है। नौकरी और सेवा क्षेत्र। नौकरियां जो गैर सरकारी क्षेत्रों में हैं, जैसे निजी कंपनियों, छोटी दुकानों, खुदरा उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन स्थानीय बाजार की स्थिति और उनके नियोक्ता पर निर्भर करता है। यहां वेतन असमानता और श्रमिक शोषण का जोखिम अधिक होता है। डाटा एंट्री और कॉल सेंटर कर्मचारी, इन कर्मचारियों को आमतौर पर न्यूनतम वेतन मिलता है और वे अक्सर लंबी शिफ्टों में काम करते हैं, जिससे उनका शोषण हो सकता है। शैक्षिक क्षेत्र। प्राइवेट स्कूल और कॉलेज के शिक्षक, निजी संस्थाओं में काम करने वाले शिक्षकों का वेतन सरकारी संस्थाओं के मुकाबले काफी कम होता है। यह असमानता और शोषण का कारण बनता है, क्योंकि उन्हें अक्सर कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाएं भी नहीं मिलती। कोचिंग सेंटर के शिक्षक, जो छात्रों को कोचिंग देते हैं, उनका वेतन छात्रों की संख्या, कोर्स की लोकप्रियता और संस्थान की क्षमता पर निर्भर करता है, जिससे असमानता उत्पन्न हो सकती है। गृह और व्यक्तिगत सेवा। गृह सहायिका, बर्तन धोने वाले, सफाई कर्मी, इन श्रमिकों को अक्सर न्यूनतम वेतन और काम के घंटे में असमानता का सामना करना पड़ता है। वे कार्यस्थल पर स्थायित्व या लाभ की स्थिति से बाहर रहते हैं। निजी ड्राइवर और गार्ड, निजी ड्राइवरों और गार्डों को भी असमान वेतन और सुरक्षा की कमी का सामना करना पड़ सकता है। उनके लिए भी वेतन आयोग का कोई स्पष्ट गठन नहीं है। स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र। फार्मासिस्ट और नर्स, प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिकों में काम करने वाले फार्मासिस्ट और नर्सों का वेतन सरकारी अस्पतालों से कम हो सकता है, और यह पूरी तरह से अस्पताल या क्लिनिक की वित्तीय स्थिति और नीतियों पर निर्भर करता है। प्राइवेट चिकित्सक और अस्पताल कर्मचारी, इनका वेतन भी अस्पताल की प्रतिष्ठा और मरीजों की संख्या पर निर्भर करता है, जिससे असमानता पैदा हो सकती है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र। कृषि श्रमिक, किसानों के खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का वेतन कई बार न्यूनतम मजदूरी से भी कम होता है, और यह मौसम और फसल की स्थिति पर निर्भर करता है। यहाँ श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई मजबूत कानूनी व्यवस्था नहीं है। पशुपालन और मछली पालन। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, जो मवेशी पालन, मछली पालन आदि में लगे होते हैं, उनका वेतन भी असमान होता है और उनका शोषण हो सकता है। होटल और पर्यटन उद्योग। होटल कर्मचारी और रेस्टोरेंट वर्कर्स, होटल उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी, विशेषकर रेस्टोरेंट सर्विस स्टाफ, वेटर्स, किचन सहायकों आदि को निम्न वेतन पर काम करना पड़ता है। इस क्षेत्र में कई बार उन्हें टिप्स के आधार पर वेतन मिलते हैं, जो असमान हो सकते हैं और उनके शोषण का कारण बन सकते हैं। टूर गाइड्स और ट्रैवल एजेंट्स, यात्रा और पर्यटन से जुड़े कर्मचारी भी प्रायः असमान वेतन प्राप्त करते हैं। गाइड्स को अक्सर न्यूनतम मजदूरी से कम मिलती है और उन्हें मौसम या पर्यटन की स्थिति के हिसाब से असमान भत्ते मिलते हैं। विपणन और बिक्री क्षेत्र।
सेल्स और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, कई कंपनियों में सेल्स टीम को उनके सेल्स टारगेट के आधार पर भुगतान किया जाता है, जिससे कभी-कभी वे अपने मेहनत का पूरा मूल्य नहीं प्राप्त कर पाते। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए असमान प्रोत्साहन योजनाएं और बोनस भी एक शोषण का रूप ले सकती हैं। प्रमोशन और प्रचारक कर्मचारी जो कंपनियों के उत्पादों का प्रचार करने में लगे होते हैं, उन्हें भी कई बार निम्न वेतन दिया जाता है और उनके कार्य की कोई स्थिरता नहीं होती है। टेलीकम्युनिकेशन और आईटी क्षेत्र। फ्रीलांसर और ठेके पर काम करने वाले आईटी और टेलीकम्युनिकेशन उद्योग में कई कर्मचारी जो फ्रीलांस या ठेके पर काम करते हैं, वे एक ही काम के लिए अलग-अलग वेतन प्राप्त करते हैं। उन्हें सामान्यतः न्यूनतम वेतन नहीं मिलता और उनके पास किसी प्रकार की स्थायी सुरक्षा नहीं होती है। टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ, जिन्हें कभी-कभी 24/7 शिफ्टों में काम करना पड़ता है और उनका वेतन उतना नहीं होता जितना उनकी मेहनत के अनुसार होना चाहिए। सामाजिक कार्य और एनजीओस। एनजीओ कार्यकर्ता और सामाजिक सेवा कर्मचारी गैर सरकारी संगठनों एनजीओस में काम करने वाले कर्मचारियों को आमतौर पर कम वेतन मिलता है, जबकि वे समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। इन कर्मचारियों की मेहनत का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया जाता। समाजसेवी और परामर्शदाता जो सामाजिक मुद्दों पर काम करते हैं और लोगों की मदद करते हैं, उन्हें भी बहुत कम वेतन मिलता है और कभी-कभी तो वेतन भी स्थिर नहीं होता है। कला और सांस्कृतिक क्षेत्र। कलाकार और क्यूरेटर। कलाकारों, संगीतकारों और क्यूरेटरों का वेतन उनके काम की पहचान, लोकप्रियता और संरक्षक की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है, जिससे असमानता हो सकती है। कई बार इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोग अपने काम का पूरा मूल्य नहीं प्राप्त कर पाते। फिल्म और टीवी उद्योग के श्रमिक। फिल्म और टीवी उद्योग में छोटे रोल, गाने या अन्य सहायक कार्यों में लगे लोग प्रायः असमान वेतन और काम के घंटों का सामना करते हैं। कई बार इन कर्मचारियों को काम के बाद भी सही भुगतान नहीं मिलता। यांत्रिक और तकनीकी क्षेत्र। ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग कर्मचारी। यांत्रिक कार्य में लगे कर्मचारियों जैसे ऑटोमोबाइल असेंबलिंग, रिपेयर और रखरखाव में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन भी असमान होता है। इनमें से कई श्रमिक लंबे घंटे काम करते हैं, लेकिन वेतन कम मिलता है। मशीन ऑपरेटर और तकनीकी कर्मचारी। ये लोग अपनी तकनीकी विशेषज्ञता के बावजूद अन्य श्रमिकों से कम वेतन पाते हैं। उनके कार्य का कोई स्थायित्व नहीं होता और उन्हें कोई सुनिश्चित सुरक्षा लाभ नहीं मिलता। शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र। प्राइवेट कोचिंग इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर्स जो निजी संस्थाओं में पढ़ाते हैं या किसी विशेष कौशल में प्रशिक्षित करते हैं, उन्हें उच्च वेतन नहीं मिलता। यहां तक कि जो प्रशिक्षक अच्छी गुणवत्ता का काम करते हैं, उन्हें भी उचित भुगतान नहीं किया जाता। आधिकारिक प्रशिक्षण क्षेत्र, जहां सरकारी प्रशिक्षण केंद्रों में काम करने वाले प्रशिक्षकों को सही वेतन नहीं मिलता और उन्हें किसी प्रकार के भत्ते या अन्य लाभ नहीं मिलते। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र। किसान और कृषि श्रमिक। अधिकांश कृषि श्रमिकों को अत्यधिक मेहनत के बावजूद न्यूनतम वेतन मिलता है। उनकी जीवन शैली और काम की परिस्थितियां बेहद कठिन होती हैं और उनका वेतन कई बार उनके काम के अनुसार अत्यधिक कम होता है। कृषि उत्पादकों और ट्रैक्टर ऑपरेटर। किसानों और कृषि उपकरणों के संचालकों को उचित वेतन नहीं मिलता। साथ ही कृषि में काम करने वाले अन्य श्रमिकों को भी मजदूरी के रूप में असमान भुगतान मिलता है। सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र। सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा कर्मचारी। कई निजी सुरक्षा कंपनियों में काम करने वाले सुरक्षा गार्डों का वेतन बहुत कम होता है। साथ ही उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ भी कम मिलते हैं। दूसरे सुरक्षा पेशेवर जैसे बैंक सिक्योरिटी, अस्पताल सुरक्षा और अन्य सार्वजनिक या निजी स्थलों पर काम करने वाले सुरक्षा कर्मचारी भी निम्न वेतन पर काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन और भवन निर्माण क्षेत्र। मजदूर और श्रमिक। भवन निर्माण में काम करने वाले मजदूरों को कई बार असमान वेतन मिलता है। उनके काम के घंटों की कोई गारंटी नहीं होती और वे वेतन में असमानता का सामना करते हैं। निर्माण क्षेत्र में लघु श्रमिक। भवन निर्माण, सड़क निर्माण
और अन्य निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों का वेतन उनकी मेहनत के हिसाब से बहुत कम होता है। उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र। फैक्ट्री वर्कर्स, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों का वेतन अक्सर उनके काम की कठिनाई और घंटे के हिसाब से असमान होता है। विशेषकर श्रमिकों को न्यूनतम वेतन से भी कम मिलता है और उनके लिए काम की स्थिरता भी नहीं होती। औद्योगिक श्रमिक और मशीन ऑपरेटर, औद्योगिक निर्माण में काम करने वाले लोग उच्च जोखिम में होते हुए भी न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करते हैं और उनके पास कोई बुनियादी सुरक्षा सुविधाएं नहीं होती। प्राकृतिक संसाधन और खनिज उद्योग। खनन श्रमिक, खनन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को असमान वेतन मिलता है और उनकी कार्य स्थितियां भी बहुत कठिन होती हैं। इसके अलावा उन्हें स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामले में भी उचित सुरक्षा नहीं मिलती। खनिज और तेल क्षेत्र के श्रमिक तेल, गैस और अन्य खनिज उद्योगों में काम। खनिज और तेल क्षेत्र के श्रमिक। खनिज और तेल क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक, ये श्रमिक उच्च जोखिम वाले कार्यों में शामिल होते हैं और उन्हें उनके काम के अनुसार उचित वेतन और सुरक्षा नहीं मिलती। इनके कार्य घंटे लंबे और खतरनाक होते हैं और उन्हें कम वेतन पर काम करना पड़ता है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण कार्यकर्ता। पर्यावरणीय श्रमिक, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में काम करने वाले श्रमिकों को भी उचित वेतन नहीं मिलता है। उनके काम का महत्व बहुत होता है, लेकिन वे असमान वेतन और काम की कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। प्रोफेशनल और तकनीकी कर्मचारी। हस्तशिल्प और पारंपरिक कारीगर, जो लोग पारंपरिक हस्तशिल्प जैसे मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की नक्काशी या अन्य कारीगरी कार्य करते हैं, उन्हें उनके कार्य के लिए उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसके अलावा वे अपनी पहचान और काम की सुरक्षा के मामले में संघर्ष करते हैं। तकनीकी कर्मचारी। कुछ तकनीकी श्रेणियों में काम करने वाले कर्मचारी भी वेतन असमानता का सामना करते हैं, जैसे कि अस्थायी रूप से काम करने वाले आईटी कर्मचारी या छोटे व्यवसायों में काम करने वाले तकनीकी कर्मचारी। संस्कृति और कला क्षेत्र। कलाकार और कलाकार संगठनों के सदस्य कला और संस्कृति से जुड़े पेशेवरों को, जैसे संगीतकार, चित्रकार, नृत्यकार आदि को भी अक्सर उनके काम के अनुरूप उचित वेतन नहीं मिलता। वे अपनी कला की गुणवत्ता के बावजूद कम भुगतान और असुरक्षित स्थिति में रहते हैं। मंच कलाकार और तकनीकी कर्मचारी, थिएटर और फिल्मों के कलाकारों को भी वेतन असमानता का सामना करना पड़ता है, खासकर जब वे स्वतंत्र पेशेवर होते हैं। इसी तरह से सेट डिजाइन, प्रकाश व्यवस्था और अन्य बैकग्राउंड तकनीकी कर्मचारियों को भी कम वेतन मिलता है। स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र, नॉन मेडिकल। स्वास्थ्य सेवाओं में सहायक कर्मचारी, डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के अलावा अस्पतालों और क्लिनिकों में काम करने वाले सहायक कर्मचारियों, जैसे सफाई कर्मचारी, फार्मासिस्ट, लैब तकनीशियन आदि को बहुत कम वेतन मिलता है। मेडिकल और पैरामेडिकल कर्मचारियों का वेतन असमानता। चिकित्सा और पैरामेडिकल कर्मचारियों को भी असमान वेतन मिलता है, खासकर जब वे निजी या छोटे अस्पतालों में काम करते हैं। आवास और निर्माण उद्योग। मजदूरों का वेतन। आवासीय और वाणिज्यिक निर्माण परियोजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों का वेतन अक्सर असमान होता है और उनके पास कार्य स्थिरता, लाभ और सुरक्षा की कमी होती है। निर्माण श्रमिकों की स्थिति। निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को उनके काम के हिसाब से उचित वेतन नहीं मिलता है और उनकी श्रम शक्ति का शोषण भी होता है। कृषि और पशुपालन। पशुपालक और कृषि श्रमिक, जो लोग पशुपालन और कृषि में काम करते हैं, उन्हें हमेशा उचित वेतन नहीं मिलता है। उनके पास एक निश्चित आय नहीं होती और काम की स्थिति बहुत कठिन होती है। इस सूची में जो भी नागरिक छूट गए हैं, उनके लिए भी वेतन असमानता, श्रमिक शोषण और भेदभाव के मुद्दे उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इन सभी को उचित वेतन, सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए ताकि समाज में समानता और न्याय स्थापित हो सके। यह समस्या केवल कुछ खास क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक रूप से विभिन्न श्रेणियों और वर्गों में फैली हुई है। निष्कर्ष।
वेतन आयोग का प्रभाव केवल सरकारी और कुछ संगठित क्षेत्रों तक ही सीमित है, जबकि अधिकांश असंगठित, निजी, ठेका, कृषि और स्वरोजगार वाले क्षेत्रों के लिए कोई नियमित वेतन आयोग नहीं होता। इन क्षेत्रों में वेतन का निर्धारण बाजार की मांग, नियोक्ता की नीति और कानूनी व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है। वेतन असमानता और श्रमिक शोषण इन सभी क्षेत्रों में एक गंभीर समस्या है, जिसे उचित नीतियों और आयोग की स्थापना से ही हल किया जा सकता है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर नागरिक, चाहे वह किसी भी पेशे में हो, उसके अधिकारों की रक्षा की जाए और उसे समान अवसर प्राप्त हो। एक राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जिससे हम सभी को न्याय और समानता का अनुभव हो सके। समाप्ति। इन सभी क्षेत्रों में वेतन असमानता और श्रमिक शोषण को रोकने के लिए एक नियमित राष्ट्रीय वेतन आयोग की आवश्यकता है। आयोग के गठन से सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को समान वेतन और समान अधिकार मिल सकेंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और शोषण की घटनाओं को रोका जा सकेगा। यह समस्या केवल भारत की नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक चुनौती है, जिसे सभी देशों को मिलकर हल करना होगा। वेतन आयोग की सीमित पहुंच और असंगठित क्षेत्र के लिए वेतन निर्धारण की कोई ठोस व्यवस्था न होने के कारण आर्थिक असमानता, इनकम डिस्पैरिटी, गहराती जा रही है। दोहरे वेतन ढांचे की समस्या। सरकारी कर्मचारी जिन्हें वेतन आयोग का लाभ मिलता है, वेतन में नियमित वृद्धि होती है, पेंशन और भत्ते भी मिलते हैं। निजी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक वेतन आयोग से बाहर होने के कारण न ही न्यूनतम वेतन की गारंटी है और न ही किसी तरह की सुरक्षा। कुछ संवैधानिक पदों पर आसीन लोग वेतन आयोग के दायरे में न आने से मनमाने वेतन और भत्तों का भोग कर रहे हैं। परिणाम: कुछ उच्च पदों पर बैठे सरकारी अधिकारी और संगठित क्षेत्र के कर्मचारी कई निजी क्षेत्र के कर्मियों से अधिक सुविधाएं पाते हैं। वहीं बड़ी संख्या में मजदूर, अनुबंधित कर्मी, घरेलू कामगार, स्टार्टअप कर्मी और फ्रीलांसर शोषण का शिकार होते हैं। एक नियमित राष्ट्रीय वेतन आयोग के गठन से इन असमानताओं को समाप्त किया जा सकता है, जिससे सभी नागरिकों को समान अवसर और उचित वेतन प्राप्त हो सके। इसके माध्यम से न केवल वेतन की समानता सुनिश्चित होगी, बल्कि श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और शोषण की घटनाओं को भी रोका जा सकेगा। शोषण और असमानता के प्रमुख कारण: न्यूनतम वेतन लागू न होना। कई उद्योगों और सेवाओं में न्यूनतम वेतन कानून होने के बावजूद इसे लागू नहीं किया जाता। ठेका प्रथा और संविदा रोजगार। सरकारी और निजी क्षेत्रों में स्थायी नौकरियों की बजाय ठेका कर्मचारी रखे जाते हैं, जिन्हें न वेतन आयोग का लाभ मिलता है और न ही नौकरी की स्थिरता। संगठनों की मनमानी। बड़े निजी संस्थान अपने उच्च अधिकारियों को अत्यधिक वेतन देते हैं, जबकि निचले स्तर के कर्मचारियों को न्यूनतम भुगतान पर काम कराते हैं। महिलाओं और कमजोर वर्गों का अधिक शोषण। घरेलू कामगार, खेतिहर मजदूर, सफाई कर्मचारी, आंगनवाड़ी वर्कर, नर्सिंग स्टाफ आदि को उनकी मेहनत के हिसाब से बहुत कम वेतन मिलता है। क्या किया जा सकता है? राष्ट्रीय स्तर पर वेतन संतुलन आयोग की स्थापना, जो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि सभी क्षेत्रों के लिए संतुलित वेतन ढांचे की सिफारिश करे। समान कार्य के लिए समान वेतन कानून को सख्ती से लागू करना। न्यूनतम वेतन को प्रत्येक वर्ष महंगाई के अनुसार संशोधित करना। ठेका कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं देने की व्यवस्था बनाना। निजी क्षेत्र में भी पारदर्शिता लाने के लिए नियम बनाना, ताकि वेतन का भारी अंतर कम किया जा सके। फ्रीलांस, डिजिटल और स्टार्टअप सेक्टर के श्रमिकों के लिए भी न्यूनतम वेतन नीति लागू करना। सर्वे। राष्ट्रीय वेतन आयोग की आवश्यकता पर सर्वे। सर्वे का उद्देश्य: राष्ट्रीय वेतन आयोग के गठन की आवश्यकता और उसके माध्यम से वेतन असमानता, श्रमिक शोषण, भेदभाव और अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में आम नागरिकों की राय जानना। व्यक्तिगत जानकारी, पर्सनल डिटेल्स। देश का नाम, नेम ऑफ कंट्री। नाम, नेम। पता, एड्रेस। मोबाइल नंबर।
ईमेल पता, ईमेल एड्रेस। व्यवसाय, प्रोफेशन। प्रारूप, सर्वे फॉर्म। क्या आपको लगता है कि आपके देश में एक राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन होना चाहिए? Do you think a national wage commission should be established in your country? हाँ, yes, अथवा नहीं, no। 2, क्या आपको लगता है कि वेतन असमानता, श्रमिक शोषण, भेदभाव, वर्ग विशेष के लिए वेतन आयोग की आवश्यकता आदि को समाप्त करने के लिए आपके देश में एक राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन होना चाहिए? Do you think a national wage commission should be established in your country to eliminate wage inequality, worker exploitation, discrimination, need for a wage commission for specific groups, etc.? हाँ, yes, अथवा नहीं, no। 3, क्या आप मानते हैं कि वेतन आयोग के गठन से श्रमिकों को निष्पक्ष वेतन मिलेगा? Do you believe the establishment of a wage commission will ensure fair wages for workers? हाँ, yes, अथवा नहीं, no। 4, क्या वेतन आयोग के गठन से सरकारी और निजी क्षेत्र में वेतन असमानता कम हो सकती है? Can the formation of a wage commission help reduce wage inequality between government and private sectors? हाँ, yes, अथवा नहीं, no। 5, क्या आपने कभी वेतन असमानता, श्रमिक शोषण या अन्य श्रमिक अधिकारों के उल्लंघन का सामना किया है? Have you ever experienced wage inequality, worker exploitation, or violation of labor rights? हाँ, yes, अथवा नहीं, no। 6, क्या आपको लगता है कि वेतन आयोग का गठन वैश्विक स्तर पर वेतन असमानता और श्रमिक शोषण के मुद्दों को सुलझाने में मदद कर सकता है? Do you think forming a wage commission can help address wage inequality and worker exploitation on global level? हाँ, yes, अथवा नहीं, no। 7, अगर वेतन आयोग बने तो उसकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? कृपया 2 से 3 प्राथमिकताएं दर्ज करें। If a wage commission is formed, what should be its top priorities? Please list 2-3 priorities. आपकी प्रतिक्रिया, योर रिस्पॉन्स। 8, आपके अनुसार वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद सरकार की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? कृपया उत्तर दें। According to you, what should be the government's responsibility after implementing the wage commission's recommendations? Please respond. आपकी प्रतिक्रिया, योर रिस्पॉन्स। 9, आप वेतन आयोग से कौन सी प्रमुख अपेक्षाएं रखते हैं? What are your key expectations from the wage commission? आपकी प्रतिक्रिया, योर रिस्पॉन्स। 10, आप इस सर्वे के बारे में कोई अन्य विचार या सुझाव देना चाहेंगे? Would you like to share any other thoughts or suggestions regarding this survey? आपकी प्रतिक्रिया, योर रिस्पॉन्स। 11, यदि इस सर्वे के अलावा आपके पास कोई अतिरिक्त सुझाव या टिप्पणी हो, if you have any additional suggestions or comments beyond this survey. आपकी प्रतिक्रिया, योर रिस्पॉन्स। 12, हस्ताक्षर, सिग्नेचर। आम जनता से सर्वे में भाग लेने का निवेदन। प्रिय नागरिकों, वेतन असमानता और श्रमिक शोषण एक गंभीर मुद्दा है। यह समस्या सिर्फ सरकारी या संगठित क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि असंगठित, ठेका, निजी, कृषि और स्वरोजगार क्षेत्रों के करोड़ों श्रमिक भी इससे प्रभावित हैं। क्या आपको लगता है कि आपके देश में वेतन असमानता और श्रमिक शोषण को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन होना चाहिए? अगर हाँ या नहीं, तो अपनी राय अवश्य दें। यह सर्वे आपके विचारों को नीति निर्माताओं तक पहुंचाने का एक अवसर है। सर्वे में भाग लेने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। कैसे भाग लें? अपने फोन का कैमरा या क्यूआर स्कैनर ऐप खोलें। स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सर्वे फॉर्म भरें और अपनी राय साझा करें। आपकी राय महत्वपूर्ण है। निष्पक्ष वेतन और श्रमिक अधिकारों के समर्थन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
आपकी भागीदारी से ही न्याय संगत और समान वेतन प्रणाली की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। आइए मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। आप सर्वे में किन किन तरीकों से भाग ले सकते हैं? ऑनलाइन सर्वे फॉर्म भरकर। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बस दिए गए लिंक पर क्लिक करें, अपना उत्तर दें और सबमिट करें। टिप्पणी, कमेंट्स के माध्यम से। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते, तो आप सीधे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। बस हाँ या नहीं लिखें। अगर आपके पास इस विषय पर कोई सार्थक टिप्पणी है, तो उसे भी साझा करें। आपकी राय इस मुहिम को और मजबूती देगी। सोशल मीडिया पर साझा करें। यदि आपको लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो इस सर्वे को अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी राय दे सकें। ईमेल मैसेज के जरिए अपनी राय भेजें। ऑफलाइन चर्चा और जागरूकता। यदि आप किसी संगठन, सामाजिक समूह, ट्रेड यूनियन या किसी अन्य सामुदायिक समूह से जुड़े हैं, तो वहां इस मुद्दे पर चर्चा करके जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। ऑफलाइन बैठकें आयोजित करें, इस विषय पर स्थानीय स्तर पर चर्चाएं करें और लोगों को सर्वे में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। प्रिंटेड सर्वे फॉर्म, यदि संभव हो तो सर्वे फॉर्म को प्रिंट करवाकर इसे लोगों तक पहुंचाएं, खासकर उन लोगों तक जो ऑनलाइन भाग नहीं ले सकते। पर्चे, पैम्फलेट्स बनाएं, सरल और स्पष्ट भाषा में लिखे गए पर्चे बांटे जाएं, जिनमें इस मुद्दे की गंभीरता और समाधान के लिए वेतन आयोग की आवश्यकता समझाई जाए। सर्वे प्रतिक्रियाएं इकट्ठा करें, यदि कुछ लोग ऑनलाइन भाग नहीं ले सकते, तो उनकी राय लिखित रूप में लेकर हमें भेजें। स्थानीय संगठनों और श्रमिक संघों से संपर्क करें, उनसे सहयोग मांगें ताकि अधिक से अधिक लोग इस सर्वे में शामिल हो सकें। जनसभाओं और प्रदर्शन में इस मुद्दे को उठाएं, यदि कोई सार्वजनिक मंच उपलब्ध है, तो वहां इस विषय को लाकर जागरूकता बढ़ाएं। अगर आप इस पहल में आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपकी सहायता के लिए और संसाधन भी तैयार कर सकता हूं, जैसे कि सर्वे फॉर्म का प्रिंट रेडी वर्जन, एक जागरूकता पर्चा या एक प्रस्तावित भाषण। आप बताएं कि आपको किस तरह की सहायता चाहिए। ऑफलाइन सर्वे में भाग लेने का तरीका। फॉर्म डाउनलोड करें, प्रिंट निकालें और हमें भेजें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फॉर्म डाउनलोड करें। आप सर्वे फॉर्म हमारी वेबसाइट www.globalhumanitymission.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट निकालें और आवश्यक विवरण भरें। फॉर्म भरने के बाद हमें भेजें। भेजने का तरीका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो डिजिटल सर्वे में भाग नहीं ले सकते। सर्वे में भाग लें और इस महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा बनें। अंतिम अपील। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों का उपयोग करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप इन प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ईमेल पर संपर्क करें, व्हाट्सएप या कॉल करें। सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें। इन सभी प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जनता की आवाज को नीतियों तक पहुंचाने के लिए अपनी राय जरूर दें। आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। निष्पक्ष वेतन प्रणाली के समर्थन में अपनी राय जरूर दें। सादर, मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। धन्यवाद।